75 years ago when this royal family came here. हमारे पास तब से हिस्ट्री रिकॉर्ड है, उसके पहले के हिस्ट्री रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके पहले के कुछ आर्कियोलॉजिकल के रिसर्च के प्रूफ म्यूजियम में रखे हैं जो हम देखेंगे दुबई म्यूजियम में। उसके अलावा कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड्स नहीं है कि सेकेंड एंड थर्ड पीसी में भी यहाँ पॉपुलेशन थी और वो ठीक इंसानों जैसे ही लोग रहते होंगे, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटल्स, वेसल्स, औजार, ऑर्नामेंट्स एंड हाउस मॉडल्स, ये सब कुछ जो मिला आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में वो सारा आज के इंसानों के जैसा ही है, हमारे और आपके जैसा ही है। तो इसलिए में ये प्रूफ होता है कि तब भी यहाँ पॉपुलेशन थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। वर्ल्ड मैप पे अगर दुबई का लोकेशन देखेंगे तो ये बसा हुआ है अरेबियन सी के साउथ ईस्ट कोस्ट पर, और ये कोस्ट लाइन 4 देश शेयर करते हैं, ओमान, दुबई, अबू धाबी और शारजाह। ये चारों देश इसी कोस्ट लाइन पर बसे हैं, अरेबियन सी के साउथ ईस्ट कोस्ट पर, और इसका लैंड एरिया है 4114 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही छोटा सा देश है, और चूंकि 225 साल पहले से शुरुआत हुई है बनने की, तो बहुत नया देश भी है ना, इसलिए यहाँ ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री की तरह 5000 साल पुराने, 2000 साल पुराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल पुराना है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है। तो बात करेंगे 1793, जब ये रॉयल फैमिली सबसे पहले लीवास ओएसिस अबू धाबी के करीब में एक दूसरा डेजर्ट एरिया है वहां से आई। ये बनियास करके एक ट्राइबल था, ये रॉयल नहीं थे जब यहाँ आए, ये बनियास थे, ट्राइबल। बेडोइंस कहते हैं जिसे हम बंजारा के नाम से जानते हैं, ये उसे बेडोइंस कहते हैं। तो बेडोइंस में 2 किस्म के होते हैं, मेडिक और नोमैडिक। मेडिक जो एक ही जगह रहते हैं, नोमैडिक वो बेडोइंस होते हैं जो अपने रहने की जगह वेदर कंडीशन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। अगर कहीं बहुत बारिश है तो वहां से भी चले जाएंगे, अगर कहीं बहुत बर्फ पड़ रही है तो वहां से भी चले जाएंगे, अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो वो जगह भी छोड़ देंगे। तो ये घूमते रहते थे, सो इन्हें खुद नहीं पता ओरिजिनली ये कहाँ से थे। लास्ट रिकॉर्ड यही है कि लीवास ओएसिस से ये आए अबू धाबी में इन 1793, यही रिकॉर्ड्स है। ये आपकी लेफ्ट में देखेंगे तो ये मेट्रो लाइन है, देश का अहम ट्रांसपोर्ट है। देश में 2 लाइनें हैं मेट्रो की, रेड और ग्रीन। रेड न्यू दुबई में है, जिसे हम देखेंगे जब हम टूर खत्म करके रिटर्न आते वक्त हम नए दुबई के शेख जायद रोड से आएंगे, तो उसके ऊपर है रेड लाइन मेट्रो। पिलर के ऊपर देखिए कलर भी लगा हुआ है, सो आप पहचान सकते हो दूर से भी कि आप किस लाइन के पास खड़े हो, है ना। तो ये दोनों लाइनें मिलाकर टोटल 75 किलोमीटर कवर करने वाली दुनिया की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है विदाउट ड्राइवर। जी हाँ, ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। हर 3 मिनट में एक चलती है पीक टाइम में, हर 5 मिनट में ऑफ टाइम में, सुबह 5 बजे से लेके रात को 1 बजे तक। मिनिमम डिडक्शन 3 दिरहम, मैक्सिमम 15 दिरहम एक दिन का ये काटेंगे, इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप ज्यादा ही ट्रैवल कर लो। एक कॉमन नॉल कार्ड आता है, बस और मेट्रो दोनों में यूज होता है। पहले उसे खरीदना है, फिर उसमें पैसे भरने हैं, फिर आप दोनों में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों ही लोकल ट्रांसपोर्ट में, जब आप ट्रैवल करो तब अगर आप कुछ भी खाना पीना चाहें तो अंदर अलाउड नहीं है, ना तो बस में ना तो मेट्रो में, कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है। अगर आपके मुंह में च्युइंगम भी हो तो 1000 दिरहम की फाइन है। ये मेट्रो लाइन में, मेट्रो में और बस में, ये बस में नहीं, आरटीए बस में। ये टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2। लो कॉस्ट एयरलाइन सब यहाँ से चलती है, तो पूरी दिक्कत फ्लाई है। दुबई जैसी जितनी भी लो कॉस्ट एयरलाइंस होती है ना, वो सब यहाँ से चलती है। टर्मिनल 2 है, और दूसरी साइड पर है टर्मिनल 1 एंड 3। और एक एयरपोर्ट है मखदूम एयरपोर्ट, वो काफ़ी दूर है सिटी से, बहुत दूर है। ये दोनों एयरपोर्ट्स विद इन द सिटी है, करीब है, सिटी से करीब है। चलिए वापस चलते हैं 1793 में, जब ये बनियास कम्युनिटी लीवास ओएसिस से अबू धाबी में पहुंची। वहाँ 30 साल रहने के बाद उसमें से एक ग्रुप 800 लोगों का शेख मोहम्मद बिन बुटी अपने लीडर के साथ दुबई आ गया 30 साल बाद, यानी अराउंड 1823 में।
जब वो दुबई आए तब दुबई में पोर्चुगीज थे और ये एक क्रूशल स्टेट था, क्योंकि दुबई के आसपास बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी, ये सारे देश डेजर्ट है। एक इंसान को जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत हो, कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें आसपास के देशों से लाकर यहाँ सप्लाई करते थे। पोर्चुगीज ने एक दूसरा स्टेट बनाया था, दुबई, पोर्चुगीज और शारजा जो दूसरा नेबरिंग कंट्री है आपके होटल से करीब में है। तो वहां पर वो तीनों ने मिलकर ये दूसरा स्टेट बना के तीनों मिलकर के ट्रेडिंग करते थे। ये एक बिजनेस था और 3 बिजनेस पोर्चुगीज यहाँ थे, इसलिए वो करते थे। और उस वक्त की यहाँ की पॉपुलेशन थी सिर्फ 1500 लोगों की। यस, 1823 की हम बात कर रहे हैं, यानी करीब 200 साल पहले सिर्फ 1500 लोगों की पॉपुलेशन थी। और पोर्चुगीज उन 1500 लोगों को लेकर के ये बिजनेस करते थे। साथ ही 3 और बिजनेस करते थे। एक तो बोट बनाते थे, लकड़े की बोट्स, क्योंकि नेचर ने कुछ नहीं दिया है, डेजर्ट और दरिया, जो करना है इससे करो। तो सोचा बोट बना लेते हैं, लोग खरीदेंगे ना फिशिंग के लिए, है ना, ट्रेडिंग के लिए, तो बोट्स बनाने लगे। और सारे अनपढ़ लोग रहते हैं, एजुकेशन है नहीं देश में, सारे इलिटरेट थे, तो फोरफादर से कारपेंटरी का काम सीखा था और नेचुरल रिसोर्स दरिया है, तो चलो बोट बना लेते हैं। तो वुडन बोट्स बनाने लगे, इसे दाव बोट्स कहते हैं। ये लकड़ा इंडिया और अफ्रीका से ही आता था और ये बोट्स बना करके बेचते थे। आज इनके पास जब पैसा आया तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा शिप रिपेयरिंग का पोर्ट बन गया दुबई के अंदर। ये ड्राई डॉक्स फॉर दुबई, हम देखेंगे इसे जुमेरा में, जब जुमेरा चलेंगे तब। तो उसके अलावा 2 और बिजनेस करते थे। एक मोती निकालते थे दरिया से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स दरिया है, सी। सो सी में क्या मिलेगा, फिशिंग हो गया, और क्या करेंगे, तो भाई पर्ल निकलेंगे, मोती निकाल सकते हैं। तो 30 लोगों का बोट लेकर के 3 से 4 महीने के लिए दरिया में जाना है और बिना ऑक्सीजन मास्क के हर डाइवर को दिन में करीब 40 से 50 डाइव करनी पड़ती थी। 30 लोगों का जो क्रू जाता था उसमें से करीब 18 से 20 तो डाइवर ही होते थे। डाइवर यानी ड्राइवर नहीं, डाइवर, वो जो पानी में जाकर नीचे मोती लेकर आते थे। तो ये डाइवर बिना ऑक्सीजन मास्क के हर 3 मिनट में एक डाइव करते थे दरिया में नीचे, और उसके पैर में रस्सी बांधकर एक बंदा वो रस्सी पकड़ के बोट पे खड़ा है, हर 3 मिनट में उसे वापस खींचेगा ऊपर। अब 3 मिनट में जितने शेल उसको मिले हैं, सारे में मोती नहीं होता ना, ये भी है। तो जितने मोती 3 मिनट में जो शेल मिले हैं उसमें से कितने निकले हैं, 4-5 मुश्किल से। इसलिए हर दिन उसे 40 से 50 डाइव करनी पड़ती है। और जब ये वापस आते थे 4 महीने बाद, तो इन्हें मिलते थे 30 से 40 रुपए, क्योंकि बोट का पैसा थोड़ी ना है इनके पास। वो तो जो बोट पर्ल के मोती के जो ट्रेडर हैं, बड़े व्यापारी होते थे, वो ये बोट स्पॉन्सर करते थे। पूरा बोट लेना, उसमें 4 महीने का उनका 30 लोगों का खाना पीना, दवाइयाँ, सारी चीजें उसमें, इक्विपमेंट सब भर के इनको बोट देना है दरिया में लेकर जाने के लिए। उनके पास थोड़ी पैसा है, उनके पास तो वो पैसा नहीं। तो इस और दूसरा, इस 4 महीने के दौरान अगर कोई बीमार हो जाए और मर जाए तो उसकी फैमिली को उसकी बॉडी भी नहीं मिलती, क्योंकि राइट इन द सी है ना, वहां से खाली एक बॉडी देने कैसे आएंगे वापस, दूसरा बोट थोड़ी ना है साथ में कि चलो भाई उसमें डाल के भेज दिया। और जो बोट है वो तो वापस आ नहीं सकती है, वो तो 4 महीने के लिए उसे रहना है अंदर, वरना खर्चा नहीं बढ़ेगा जाने और आने का, डीजल का। तो पानी में बॉडी उधर ही फेंकने का और आगे बढ़ने का, ये लाइफ, इतनी डिफिकल्ट लाइफ जीते थे, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री चल रही थी। उसके अलावा चौथा बिजनेस था एल्यूमिनियम का, क्योंकि पोर्चुगीज यहाँ थे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लो ग्रेडेड एल्यूमिनियम लाके उसे अपग्रेड करके यहाँ बेचते थे। ये जो अपग्रेडेशन था, इसमें ये धीरे धीरे मास्टर्स हो गए, बहुत अच्छा करने लगे। तो आज जब इनके पास पैसा आया है, तो अब इन्होंने गोल्ड के बिजनेस में भी महारत हासिल कर ली। इसीलिए दुबई में गोल्ड का बिजनेस इतना फेमस है और दुबई का गोल्ड इतना फेमस है। इन्होंने कहा अगर एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम बना सकते हैं तो अच्छा गोल्ड क्यों नहीं बना सकते। एल्यूमिनियम भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है ना? तो आज इसीलिए दुबई में दुनिया का सबसे अच्छा गोल्ड मिलता है। अब देखिए दोनों तरफ पानी दिख रहा है, ये नेचुरल वाटर क्रीक है, 14.4 किलोमीटर लंबी। आपकी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो छोटा ब्रिज है, ये फ्लोटिंग ब्रिज है, बीच में देखिए
जॉइंट है, वो रात में खुल जाता है वहां से, ताकि यहाँ जो बोट्स खड़ी है वो गुड्स की बोट्स है, तो वो यहाँ से, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, सारी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरर है वो वाया दुबई पोर्ट अपना माल दूसरे देशों में भेजते हैं। हो सकता है आपके देश में भी आता हो, तो ये यहाँ से जाता है वाया दुबई पोर्ट, ताकि वो 30% टैक्स बचा सके। तो इसीलिए ये देरा जो है आपकी जो होटल का थोड़ा इस तरफ का एरिया, ये जो बिल्डिंग्स है इसके पीछे जाएंगे तो पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, पोर्ट राशिद। तो सारा माल देरा में आता है सबसे पहले, और फिर वहां से वो इन छोटी बोट्स में लोड हो करके आसपास करीबी जितने भी देश है वहां सप्लाई होता है। तो इसलिए दुबई का पोर्ट भी बहुत चलता है। 5% इम्पोर्ट ड्यूटी डे 1 से है, लेकिन बाकी कोई टैक्सेस नहीं है ना, तो बहुत सारा पैसा मैन्युफैक्चरर का बच जाता है। आज लोगों को 2% 3% के पे बिजनेस करना पड़ता है, वहां पर अगर 30% बच जावे तो यहीं से भेजेंगे ना लोग। तो इसलिए दुबई का पोर्ट इतना चलता है। पोर्ट राशिद बना 1972 में, पहले 2 बर्थ से शुरुआत करके बाद में उसमें 36 बर्थ बना दिए गए। बाकी के जो दुनिया के राजा और प्राइम मिनिस्टर्स थे दूसरे देशों के, उन्होंने दुबई के किंग की हंसी उड़ाई थी कि इतना छोटा सा देश है, उसे इतने बड़े पोर्ट की क्या जरूरत है। तब शेख राशिद यहाँ पर किंग थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है अगले 20 सालों में मैं अपने देश को कहाँ देखने वाला हूँ। So it's a matter of vision, dedication and focus, जिसने आज उनको बंजारास को, बेडोइन्स को रॉयल फैमिली बना दिया। तो हम यही समझेंगे कि ये कैसे किया इन्होंने। ये एक नया एरिया डेवलप किया गया है अल्सिफ के नाम से। इसके पीछे वही पुराने स्टाइल के घर बनाए हैं जैसे घरों में ये शुरुआत में रहते थे, और उसके बाद वो वही रिवर है जो हमने वहां से ब्रिज पे से देखी ना, वही रिवर है इसके पीछे। तो बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है, बैंग ऑन द रिवर, वो देखिए ऐसे सब। ये थोड़े नए स्टाइल के हैं। फिर आगे जाएंगे तो पुराने स्टाइल के, लाइक मट्टी के घर होते थे ना, वैसे घर बनाए हैं, ताकि एक पुराना कल्चर दिखाते हैं। बहुत ही लंबा सा वॉकवे है, वहाँ पर रेस्टोरेंट, आर्ट गैलरीज वगैरह बनाए, ताकि लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करना, खाना पीना, शाम को बहुत अच्छा लगता है आना। और आपकी लेफ्ट साइड में देखेंगे तो काफी सारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर उस तरफ। और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ भी ये देखिए और बहुत सारे कॉन्सुलेट्स, पुलिस जनरल है यहाँ पर, और आगे अमेरिकन एम्बेसी है, ब्रिटिश कॉन्सुलेट है, बहुत सारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इस रोड पर है। ये जनरली एम्बेसी रोड कहा जाता है। अगले 2-3 मिनटों में हम म्यूजियम पर पहुंच जाएंगे। म्यूजियम में बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा म्यूजियम है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। लेकिन जितने भी राइट अप्स उसमें लिखे गए हैं वो सब हम यहाँ बस में बात करेंगे, है ना। हमें सिर्फ वहाँ जाना है, देखना है, फोटोज लेनी है और वापस आना है। जिस एंट्री से आप एंटर करोगे, जब चलते जाओगे तो वहीं से आपको एग्जिट मिलेगा। पहले हम जाएंगे, मैं टिकट लूंगी, आपको टिकट्स देंगे, उसके बाद में 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करूंगी अंदर कहाँ क्या देखना है आपको, और उसके बाद 20 मिनट बाद हम एग्जिट पर मिलेंगे, है ना। टाइम का फॉलो करना एक बात, दूसरा सबको टाइम पर एग्जिट पर आना है ना। 2 जन जैसे अभी हुआ सुबह में कि 20 जन बस में है, 10 जन रेस्टोरेंट में है या रूम में है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा टूर हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। 1 घंटा जा चुका है 4 में से, 3 बचे हैं हमारे पास। 3 घंटे में टूर नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि पाम आइलैंड यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, इतना दूर है। सो प्लीज म्यूजियम पे टाइम का ध्यान रखिए, साथ में ग्रुप के साथ ही रहना। कोई भी इधर फोटो लेने में खो गया, कोई उधर फोटो लेने में गुम हो गया, प्लीज डू नॉट गेट लॉस्ट, ओके। यहाँ से जाएंगे तो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, ब्रिटिश एम्बेसी भी है उधर, और यहाँ से कुछ और एम्बेसीज। देखिए लेफ्ट में जितनी आपको राइट साइड में जितनी ग्रीनरी दिख रही है उसमें काले कलर के पाइप है ना। सारी ही ग्रीनरी देश के अंदर, क्योंकि डेजर्ट का देश है ना, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए ही मेंटेन की जाती है। हमने लैंड एरिया की बात की 4114 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 4.5% ऑफ द लैंड एरिया हैज ग्राउंड वाटर बेसिन्स, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है।
तो बाकी का जो पानी है वो दरिया का ही डिस्टिलाइज करके यूज करना पड़ता है। तो इसलिए पानी बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको फार्मिंग करनी है तो जब तक आप अपने फार्म में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लॉन्च नहीं करेंगे, आपको म्युनिसिपैलिटी फार्मिंग की परमिशन नहीं देगी। राइट साइड में देखिए, ये किंग के पुराने घर है। सबसे पहले जब ये रॉयल फैमिली 1823 में अबू धाबी से यहाँ पर आई, तब यहाँ रहना शुरू किया था। यही सारे घर हैं। अब इनको आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन जनरली ये पूरा अल फहीदी डिस्ट्रिक्ट है। इसमें बहुत सारे घर हैं, क्योंकि 800 लोग आए थे ना, तो बहुत सारे घर लगे होंगे। तो सारे ही हाउसेस इसके अंदर ही है। और चूंकि बंजारा जो कम्युनिटी होती है ना, बंजारा लोगों का ये खासियत है कि वो सारे हमेशा साथ में रहते हैं। पूरा कम्युनिटी जो है, पूरा ग्रुप जो है वो साथ में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ही अंदर सारे रहते थे। अब यहाँ से देखेंगे सीधा तो पूरा मीना बाजार है। ये बार दुबई का एरिया है। पुराने दुबई में भी 2 हिस्से हैं। आपका जो होटल था वो देरा में है और ये बार दुबई है। वो जो रिवर हमने देखी उसके उस तरफ देरा, इस तरफ बार दुबई। बार दुबई फेमस है मीना बाजार के लिए। इनका जो मार्केट एरिया है उसका नाम है मीना बाजार। और मीना बाजार फेमस है इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल के लिए। और देरा जो है आपका जो होटल वाला एरिया है, वहाँ पर वो फेमस है गोल्ड सूक और स्पाइस सूक के लिए। सूक मीन्स मार्केट। जहाँ कहीं भी SOUK या SOUQ अगर पढ़ोगे तो समझना ये कोई मार्केट होगा। सूक मीन्स मार्केट। तो ये पूरा मीना बाजार, यहाँ से फॉलोड बाय मीना बाजार, पूरा आगे यही है। हम दोपहर में वापस मीना बाजार में ही आएंगे। आपका लंच इधर ही है। ये 90% एशियंस मीना बाजार में रहते हैं, मतलब बार दुबई के अंदर मीना बाजार प्लस आगे इनका जो रेजिडेंशियल एरिया है। ये ज्यादातर कमर्शियल है मीना बाजार जो है, और फिर आगे के जो मेन रोड के एरियाज हैं वो सारे रेजिडेंशियल है। देखिए बहुत सारी बसें हैं, बहुत ट्रैफिक होगा। प्लीज सब साथ में रहिएगा। आपका नाम क्या है? आकाश ना? आकाश आप मेरे साथ रहना, क्योंकि टिकट देने के टाइम पर मैं सबको ना शायद पहचान सकूं कि हमारे ग्रुप में कौन है। हो सकता है ना, कई बार मिक्स हो जाते हैं लोग। तो आप गेट के साथ रहिएगा। Yes, yes. 36. Yes, right. 35? 36.
नेपाली बाटै हुन्छ क्या धेरै बाटो भने के हुन्छ अरे लाइटको लागि वेटिङमा हो।